नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे बेलन के बारे में, घनाभ के बारे में, घन के बारे में, शंकु के बारे में, गोले और अर्धगोले के बारे में, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे शंकु के छिन्नक के बारे में। किसके बारे में? शंकु का छिन्नक। क्या? शंकु का छिन्नक। छिन्नक होता क्या है? छिन्नक का मतलब कोई भी सामान हो या कोई भी आकार हो, कोई भी 3 डायमेंशनल इमेज हो, ठीक है, या कोई भी त्रिविमीय संरचना हो, उसमें से थोड़ा सा कोई टुकड़ा काट लिया जाए, तोड़ लिया जाए, उसी को क्या कहा जाता है? छिन्नक। ठीक है, लेकिन शंकु का छिन्नक अर्थात फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक, अब यहाँ शंकु के छिन्नक के बारे में अगर हम बात करें, शंकु के छिन्नक के बारे में अगर हम बात करें तो शंकु में से थोड़ा सा काट लिया जाए टुकड़ा, वो क्या हो जाएगा? शंकु का छिन्नक। मान लीजिए कि ये आपका शंकु है, इसी शंकु में से इस आधार के समांतर ही, ठीक है, क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। अब अगर काट लेंगे तो ये भाग अलग हो गया है ना, ये भाग क्या होगा? आपका अलग हो जाएगा, और बाकी ये भाग क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये जो बचा हुआ भाग होगा, यही शंकु का छिन्नक होगा, यही शंकु का क्या होगा? छिन्नक। ठीक, अब अगर इस शंकु के छिन्नक की बात करें, कि इसका आयतन क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये हम निकाल चुके हैं पिछली के कक्षाओं में। ठीक है, पिछले जो हमारा पिछला जो वीडियो है, उस वीडियो में हमने इसके बारे में इससे संबंधित सभी फार्मूले क्या किए हैं? हम लिखवा दिए हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला जो हमारा प्रश्न है, देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है पानी पीने वाला एक गिलास है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। मतलब कैसा आकार है उसका? शंकु के छिन्नक के आकार का है। ठीक है, कुछ ऐसा है वो गिलास। ठीक, अब क्या कह रहा है? शंकु के छिन्नक का आकार का ये गिलास है, और कह रहा है कि दोनों वृत्ताकार, इसकी ऊंचाई पर सबसे पहले दी गई है कितना? h बराबर कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये कह रहा है शंकु के छिन्नक के आकार का है और दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। व्यास बड़ा वाला किसका होगा? दोनों जो वृत्ताकार सिरे इसके, इनके व्यास कितना है? 4 और 2 है। अगर व्यास 4 और 2 है, ठीक है, अगर इनकी त्रिज्याएं माने r1 क्या हो जाएगा? 4 का आधा 2 हो जाएगा, और r2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 का आधा क्या होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है? आधी। व्यास कहीं भी दिया हो, आपको त्रिज्या लिखना हो तो क्या कर दीजिए? सीधा आधा करके आप लिख दीजिए। ठीक है, और ऊंचाई बराबर कितना दिया गया है? ऊंचाई बराबर आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। अब आपको इसकी धारिता निकालनी है। धारिता कहीं भी निकालने को कहे, कैपेसिटी कहीं भी निकालने को कहे, तो इसका क्या निकालते हैं हम? आयतन निकालते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? गिलास का आयतन बराबर, गिलास का आयतन बराबर, गिलास का जो आयतन होगा वो हो जाएगा क्या? शंकु के छिन्नक का जो आयतन होता है वही गिलास का आयतन हो जाएगा। शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h, और ब्रैकेट में क्या होता है? r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ठीक, ये होता है आपके पास r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। देखो क्या होता है कि जो शंकु का आयतन होता है सेम वही आयतन यहाँ भी होता है, सब कुछ वही होता है, बस केवल r में परिवर्तन होता है। क्यों परिवर्तन होता है? क्योंकि वहाँ यहाँ त्रिज्याएं कितनी हो जाती हैं? 2 हो जाती हैं। ठीक है, जो बड़ी वाली त्रिज्या होगी उसको r1 मानेंगे, और जो छोटी वाली त्रिज्या होगी उसको क्या मानेंगे? हम r2 मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जग जाहिर है। h की वैल्यू कितनी दी गई है? 14। ठीक, r1 का स्क्वायर, r1 क्या है आपके पास? 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस r2 क्या है आपके पास? 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस r1 इंटू r2, मतलब r1 गुणे r2। r1 क्या है? 2, और r2 क्या है? 1। ठीक, 7 दूना क्या हो जाएगा? 14। यहाँ हो जाएगा 22 दूना क्या हुआ? 44, और बटे में क्या बचा? 3, गुणे में देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4, 1 का वर्ग करेंगे 1, प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 44, गुणे में 4 1 5 और 2 क्या हो जाएगा? 7, बटे में क्या हो गया? 3। अगर हम गुणा करवा दें आपस में तो ये हो जाएगा 7 चौके 28 और 7 चौके 28 2 30, 308 बटे में 3 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, ये हो जाएगी इस गिलास की धारिता, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को सिर्फ और सिर्फ आयतन का फार्मूला आपको रखना है और क्या करना है, आपको निकालना है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। आपके सामने जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई क्या है, एक शंकु का छिन्नक बना हुआ है और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है। शंकु का छिन्नक मान लीजिए कि ऐसे बना हुआ है और इसकी क्या है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या, L बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। जैसे शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है ऐसे इसकी भी क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। ठीक है, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई दी गई है वो कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। लेकिन एक ट्विस्ट किया है इस क्वेश्चन में, क्या कि इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब की बार वृत्तीय सिरों के ना तो व्यास दिए हैं और ना तो त्रिज्याएं दी गई हैं, अब की बार परिमाप। परिमाप का मतलब इसका जो दोनों सिरा होगा, चाहे ये नीचे वाला चाहे ऊपर वाला, दोनों जो सिरा होगा वो किस आकार का होगा, एक वृत्त के आकार का होगा। किस आकार का होगा, एक वृत्त के आकार का होगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं पहले की बात करूं, अगर इसके परिमाप की बात करूं, ये जो आपकी आउटर लाइन दी गई है अर्थात नीचे वाला जो वृत्त दिया गया है, ये क्या दिया गया है, 2πr1 मान लेते हैं और इसको क्या मानेंगे, 2πr2। ऐसा क्यों करेंगे, वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। परिमाप मतलब चारों तरफ का माप, चारों तरफ का माप ऐसे माप लिया जाए। ठीक है, तो ये 2πr होता है। लेकिन जब यहाँ दोनों अलग अलग त्रिज्याएं हैं, यहाँ की त्रिज्या अलग होगी, यहाँ की त्रिज्या अलग होगी, तो 2πr यहाँ भी होगा, 2πr यहाँ होगा। बस अंतर यहाँ है कि यहाँ की त्रिज्या अलग है तो r1 कर देंगे, यहाँ की त्रिज्या अलग है तो क्या कर देंगे, हम r2 कर देंगे। बस इतना सा डिफरेंस थोड़ा सा होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास है प्रश्न। ठीक, अब मान लीजिए कि आपको परिमाप दिया, आपको सबसे पहले त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखिए कि 2πr1 बराबर, ठीक है, पहले की त्रिज्या कितनी दी गई है, पहले का परिमाप कितना दिया गया है, 18, और दूसरे का परिमाप कितना दिया गया है, 6। दूसरे का परिमाप क्या दिया गया है, 6 दिया गया। ठीक है, तो 2πr1 बराबर कितना दिया गया है, 18, और इसी के एवज में 2πr2 बराबर क्या दिया गया है, 6। ठीक, अब 2 और पाई दोनों को अगर हम उधर ले जाएंगे तो भाग कर देंगे, इधर क्या बच जाएगा, r1 बराबर 18, और जो भाग करता है वो नीचे रहता है। ठीक, 2 से 2 9 18, r1 बराबर क्या हो गया, 9/पाई हो गया। ठीक है, 9 बटे में क्या हो गया, पाई हो गया। अगर यहाँ हम ऐसे बात करें 2π यहाँ भी क्या करेगा, उधर जाके भाग कर देगा, क्योंकि इधर तो गुणा कर रहा है ना, तो r2 बराबर हो जाएगा आपके पास 6/2π। ठीक, 2 तिया 6, अर्थात यहाँ r2 बराबर हो जाएगा 3/पाई। r2 बराबर क्या हो जाएगा, 3/पाई। ठीक, अर्थात पहली त्रिज्या आपको 9/पाई हो गया और दूसरी त्रिज्या क्या मिल गई, 3/पाई। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πrl। क्या होता है, πrl। यहाँ r1 और r2 दोनों है, इसलिए r1 के जगह पे r1 और r2 क्या कर देंगे, दोनों कर देंगे, r1 r2 क्या कर देंगे, दोनों कर देंगे। अब यहाँ जैसे मान लीजिए कि इसको सॉल्व करें, हम इसको सॉल्व करें कि इसका हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई ब्रैकेट में r1 प्लस r2 और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, l। पाई r1 प्लस r2 उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, l। अब यहाँ देखिए पाई की वैल्यू, पाई को पाई ही रहने देते हैं यहाँ। ठीक, गुणे में r1 और r2 क्या है, r1 आपके पास है 9/पाई और प्लस r2 क्या है, 3/पाई। ठीक, अब यहाँ और गुणे में यल मतलब तिरछी ऊंचाई क्या है आपके पास, 4। तिरछी ऊंचाई क्या दी गई है आपको, 4। l बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ देखिए पाई गुणे में हर और हर बराबर है, इसको एक बार लिखेंगे, अंश को जोड़ लेंगे, 9 3 क्या हो जाएगा, 12, और गुणे में क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 12 चौक क्या हो जाएगा, 48। ठीक, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस छिन्नक का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक, देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है कि एक तुर्की टोपी एक छिन्नक के आकार की है। एक तुर्की टोपी तुर्की टोपी का मतलब जैसे क्या होता है कि एक जो बड्डे टोपी होती है, बड्डे टोपी को ऊपर से काट दिया जाए। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये टोपी ऐसे बनेगी। ठीक, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये सिरा इसका बंद है, ये सिरा इसका क्या है, बंद है, और ये सिरा क्या है आपका
ठीक, ये सिरा आपका बंद है और ये सिरा क्या है, खुला है। ठीक, अब कह रहा है कि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, अर्थात R1 आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक, और दूसरी चीज कह रहा है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्या हो जाएगी R2 बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 है, इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई कितनी दी गई है इसकी 15, अर्थात L बराबर कितना दिया है 15। देखो क्या है कि चाहे आप यहाँ लिख लीजिए और चाहे आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ भी नोट करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नोट कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तिर्यक ऊंचाई 15, तो इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, इसको बनाने में जो पदार्थ लगा होगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि इस टोपी को बना, कल्पना कीजिए कि एक तरफ से तो खुला है और इसके किनारे किनारे क्या होगा वो पदार्थ लगा होगा, चाहे वो कागज का बना हो, चाहे वो लकड़ी का बना हो, चाहे वो लोहे का बना हो, उसके किनारे किनारे क्या होगा वो, ठीक है, किनारे किनारे पदार्थ लगा होगा और वो पदार्थ ऊपर भी लगा होगा क्योंकि ऊपर का सिरा क्या है इसका बंद है। अर्थात इसका जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब किनारे किनारे का, कोई बड्डे टोपी लो ऊपर से काट दो उसके बाद किनारे किनारे का क्षेत्रफल जो होगा वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। लेकिन इसका ऊपरी सिरा बंद है तो ऊपरी सिरा भी इसी में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, पदार्थ का जो क्षेत्रफल होगा यहाँ, पदार्थ का क्षेत्रफल, पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यहाँ पदार्थ का क्षेत्रफल हो जाएगा सबसे पहले छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। ठीक है, अब छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 L होता है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 L होता है। इसके ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, ऊपर वाला सिरा कैसा होगा, वृत्त के आकार का होगा ना, अगर ये वृत्त के आकार का होगा, अगर ये वृत्त के आकार का होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर, लेकिन यहाँ R के जगह पे क्या है R2 है तो यहाँ हो जाएगा पाई और R2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, देखिए दोनों में पाई है, दोनों में से पाई अगर हम निकाल लें, दोनों में से अगर हम पाई निकाल लेते हैं और R1 R2 10 4 और R2 क्या है 4, ठीक है, दोनों में से अगर हम पाई निकाल लें, दोनों में से अगर हम पाई निकाल लें तो यहाँ हो जाएगा आपका R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 और L हो जाएगा प्लस, यहाँ से भी पाई निकल गया तो क्या हो गया R2 का स्क्वायर। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आगे सॉल्व करें, पाई की वैल्यू 22/7, R1 प्लस R2, R1 क्या है आपके पास 10 और R2 क्या है 4, यह हो जाएगा 10 प्लस 4 और गुणे में यल मतलब त्रिज्या क्या, तिरछी ऊंचाई क्या है आपके पास 15 प्लस R2 का स्क्वायर, R2 क्या है आपके पास 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक, आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 22/7 और गुणे में 10 4 14, 14 में अगर 15 का गुणा कर देंगे, 14 में अगर हम 15 का गुणा कर दें तो 15 धाम 150 और 15 चौके 60, 150 60 210, ठीक, और प्लस 4 चौक क्या हो जाएगा 16। आगे सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 22/7 और गुणे में 210 में 16 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 226/1। ठीक, अब देख के कटेगा नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं, गुणा करवा लेते हैं डायरेक्ट, 22 छक्का 132 के 2 हासिल क्या हो जाएगा 13, 22 दूना 44, 44 और 13 क्या होगा 57 के 7 हासिल हो जाएगा 5 और 22 दूना 44 और 5 क्या हो जाएगा 49, इतना बटे में क्या हो जाएगा आपका 7। अगर यहाँ छोड़ देते हो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तो भी आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, तो भी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है, और इसी को सॉल्व करके आगे पॉइंट में ले आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पाई, हाँ ठीक, यहाँ अगर मान लीजिए कि इसको सॉल्व करके और भी आगे ले आते हो तो क्या होगा, सीधा 7 से भाग हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा और 0 फिर 7 दूना 14 और 6 20, 7 8 56, ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो चाहे आप वहाँ छोड़ दो चाहे आप यहाँ छोड़ दो, आपका दोनों आंसर परफेक्ट है, कोई भी गलत नहीं काट सकता, चाहे आप बोर्ड के पेपर में लिख के आओ चाहे लिख के आओ। ठीक है, आपका ये था थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन था। अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। ठीक,
देखिए हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि धातु की एक चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। ठीक है, एक बर्तन ऊपर से खुला हुआ है और नीचे से क्या है, जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से आपको बर्तन मिलेगा। ठीक, ये बर्तन है, एक शंकु के छिन्नक के आकार का है और उसके बाद फिर कह रहा है कि जिसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई दिया है 16, इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 16 सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई त्रिभुज बना हुआ है, ये इसकी ऊंचाई है, ये क्या है तिर्यक ऊंचाई है। ठीक सॉरी। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है एक शंकु के छिन्नक के आकार का एक धातु का बना हुआ है। ठीक है, और ये बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः, निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः क्या है 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इसके नीचे वाले की त्रिज्या अर्थात R2 बराबर कितना है, जो छोटा होता है उसको R2 लिखते हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर और ऊपर वाले की त्रिज्या कितनी है R1 बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है इतना है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य। इस बर्तन को पूरा भरने, किसी बर्तन को पूरा भरने का मतलब उसका आयतन। ठीक है, अर्थात सबसे पहला काम तो हमको इसका आयतन निकालना है। उसके बाद इसका आयतन जो आएगा, आपको माप सेंटीमीटर में दिया है तो इसका आयतन क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे सेंटीमीटर क्यूब को हम सबसे पहले, क्योंकि प्रति लीटर दिया है ना कि 1 लीटर का मूल्य 20 रुपये है, 1 लीटर का मूल्य कितना दिया है 20 रुपये। तो क्या करेंगे कि जब हम जो हमारा ही इसका आयतन आएगा सेंटीमीटर क्यूब में तो उसका लीटर में परिवर्तन कर लेंगे। ठीक है, लीटर में उसको चेंजेस मिलने आएंगे, लीटर में ले आएंगे। अब लीटर में आने के बाद जो आएगा उसमें 20 का गुणा कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका आयतन, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन या फिर छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन होता क्या है, छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h और ब्रैकेट में होता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक, ये होता है। आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू एच। एच क्या है आपके पास ऊंचाई 16, ब्रैकेट में रहेगा आपका R1 का स्क्वायर, R1 क्या है आपके पास 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R2 क्या है आपके पास 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R1 इंटू R2 अर्थात 20 गुणे में 8 हो जाएगा। ठीक, अब आगे इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 22 गुणे में 16 बटे में 7, 22 गुणे में 16 और बटे में 7 और 3 है। ठीक, 7 गुणे 3, ब्रैकेट में जो आएगा आपका, देखो 20 का वर्ग करेंगे क्या होगा आपको 400, 20 का वर्ग करेंगे क्या होगा 400, 8 का वर्ग करेंगे 8 अट्ठाई में क्या होगा 64, 20 अट्ठे क्या होता है 160। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 4 6 6 12 और 4 1 5 और 1 हासिल 6, कितना आ गया आपके पास 624। क्या आ गया गुणे में 624। क्या ये कटेगा, हाँ कटेगा, 3 से काटो, ये हो जाएगा 3 दूने 6 और फिर 3 अठे 24। ठीक, क्या 7 से कटेगा, नहीं, 7 दूने 14 6 20 68 नहीं कटेगा। अर्थात ये हो गया 22 गुणे में 16 गुणे में 208। 22 का गुणा अगर हम 16 में कर दें, 1 मिनट, हाँ चलो ठीक करवाते हैं गुणा। 22 गुणे में 16 गुणे में 208 है, अगर हम 22 का गुणा 208 में कर दें, 22 का गुणा 208 में करेंगे तो 22 अट्ठे क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 8 दूनी 16, 22 अट्ठे 176 के 6 हासिल हो जाएगा 17। 22 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 17 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, हासिल बचा 1, 22 दूना 44 और 1 क्या हो जाएगा 45। अब इसमें गुणा करवाना है हमको 16 का। ठीक है, 4576 है और 4576 में हमको गुणा करवाना है 16 का। 4576 में अगर हम 16 का गुणा करवा दें, 4576 में अगर हम 16 का गुणा करवा दें तो हमको मिल जाएगा 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112, 112 और 9 121, 121 के 1 हासिल क्या हो जाएगा 12 और 16 पंचे 80 और 12 क्या हो जाएगा 92, हासिल फिर बचेगा आपका 9 और 16 चौके 64 और 64 और 9 73 हो जाएगा 73,216 और बटे में नीचे क्या बचा हुआ आपका 7। इतना क्या हो जाएगा, इतना आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्या इस बर्तन की धारिता,
इस बर्तन की क्या हो जाएगी, धारिता हो जाएगी। ठीक है, अब अगर 7 से भाग कर दें, इसमें 7 से अगर हम भाग कर दें तो 7 से हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, फिर हो जाएगा 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 एकम 7 हो गया, 7 चौके 28, 4 32 41 हो गया, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 4 41, 7 पचे 35, 4 41 46 हो गया, 7 छक 42, 4 46, 7 पचे में 35, फिर 7 सत्ता 49, 10,456 क्या आ जाएगा, 10,456.57। 7 से एक बार फिर से भाग कर लें, 7 एकम 7 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 4 32 41 हो गया, 7 पचे में 35 हो गया, 35 और 6 41, 7 पचे में 35 और क्या हो जाएगा 6 41 हो जाएगा, 6 और 6 मिला के 66 बनाएंगे, ये हो जाएगा 7 9 में 63 और 3 क्या हो जाएगा 66। अब फिर हो जाएगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 10,459.42 इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इतना क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको लीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, जब हम 1000 से भाग करेंगे तो 0.3 अंक आगे आ जाएगा। 0.3 अंक आगे आने का मतलब दशमलव, देखो यहाँ है 1 2 3 अंक आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10.45942। ठीक है, लीटर क्या आ गया आपको, लीटर। इतना क्या आ गया आपको, लीटर। देखो क्या होता है कि जब अभी हम 10 से भाग करते तो 0.1 अंक आ गया था। ठीक है, अगर 100 से भाग करते तो 0.2 अंक आता। हमने 1000 से भाग किया इसलिए दशमलव कितना अंक आगे आएगा, 3 अंक। देखिए क्या होता है कि दशमलव के बाद मैक्सिमम हम लोग 2 या 3 अंक तक ले जाते हैं। देखते हैं कि कोई संख्या अगर 5 से, जैसे मान लीजिए 2 अंकों तक ले जाते हैं, तीसरा जो अंक है वो अगर 5 से अधिक है तो इस वाले अंक को बढ़ा दिया जाता है, उसके पहले वाले अंक को बढ़ा दिया जाता है, बाकी अंकों को क्या कर दिया जाता है, हटा दे। अब जैसे 942 से हटा देंगे और ये 5 की जगह पे क्या कर देंगे, हम 6 कर देंगे। ठीक है, 6 कर देंगे। तो ऐसा किया जा सकता है, इसको निकटतम और निकटतम मान कहा जाता है, निकटतम मान कहा जाता है। ठीक है, 10.46 लीटर आ गया। क्या आ गया, 10.46 लीटर। अब खर्च क्या होगा, इतना तो हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर अगर हम खर्च निकालें, अगर हम लोग खर्च निकालें तो खर्च बराबर, देखो 1 लीटर का कितना है, 20 रुपये, तो 10.46 लीटर का क्या होगा, इसी में 20 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 20 से जब हम लोग गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और फिर हो जाएगा 2 छक 12, 2 चौके 8 और 1 9, 0 2 एकम 2, 2 अंक बाद दशमलव है, 209.20, 209.20 मतलब लगभग 210 रुपये के आसपास। ठीक है, इतने रुपए आपके क्या हो जाएंगे, खर्च। इतने रुपए क्या हो जाएंगे, खर्च। अच्छा, इसी प्रश्न में थोड़ा सा और ऐड है। क्या ऐड है कि कह रहा है साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से खर्च है। ठीक है, अब इसको बनाने में ये जब बना होगा, देखिए एक तरफ से तो खुला है, एक तरफ से क्या है, खुला है, और उसके बाद फिर क्या है, ऊपर से खुला, मतलब एक तरफ से खुला है और एक तरफ से बंद है। ठीक है, और जो धातु लगा होगा वो पहली बात किनारे किनारे पर लगा होगा, अर्थात इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और दूसरी चीज क्या है, नीचे से इसका, दूसरी चीज क्या है, इसके नीचे से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम आगे सॉल्व करें तो सबसे पहले धातु की चादर का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, धातु की चादर का क्षेत्रफल, धातु की चादर का क्षेत्रफल, धातु का चादर होगा क्या, सबसे पहले तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, बीच में भी मतलब हमने ऐसा लिखा है पीछे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और प्लस में इसका जो वृत्ताकार भाग जो बंद होगा उसका भी तो हम नीचे से, वहां भी तो धातु लग रहा है। ठीक है, तो उसका भी क्षेत्रफल, और नीचे का क्षेत्रफल वृत्त के आकार का है तो ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, पाई क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी को आगे सॉल्व करेंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे में R1 प्लस R2। ठीक है, R1 क्या है आपके पास 8 और R2 क्या है 20, 20 प्लस में क्या हो जाएगा 8 और गुणे में यल मतलब तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई आपको कितनी दी गई है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, और क्या तिरछी ऊंचाई दी गई है, नहीं तिरछी ऊंचाई दी नहीं गई, तिरछी ऊंचाई हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तिरछी ऊंचाई क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी, हाँ ठीक है, ये है इसकी तिरछी ऊंचाई L बराबर होता है, L बराबर होता है अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। अब अंडर रूट H स्क्वायर, H का मान कितना है 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R1 माइनस R2, अर्थात 20 में से 8 घटाएंगे, 20 में से 8 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको
12, ठीक है, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, अर्थात हो गया आपको अंडर रूट 16 का वर्ग करेंगे, 16 का वर्ग करेंगे कितना होगा 324, 16 का वर्ग क्या होगा 256, ठीक, 16 का वर्ग 256 होगा, ठीक। और उसके बाद 12 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 144, दोनों को जोड़ दे तो 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 2 1 3 और 1 4, क्या हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा 400, रूट में है इसका वर्गमूल, 400 का वर्गमूल क्या होता है 20, अर्थात आपको तिरछी ऊंचाई क्या मिलने वाली है 20, तिरछी ऊंचाई क्या मिलने वाली है 20 है, प्लस पाई की वैल्यू यहाँ भी 22/7 और उसके बाद फिर R2 का स्क्वायर, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और गुणे में क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर, R2 क्या है आपके पास 8, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे अगर हम बढ़े हम लोग यहाँ तो ये हो जाएगा 20 और 8 क्या हो जाएगा 28, 7 से 28 को काटेंगे तो 7 चौके क्या हो जाएगा 28, यहाँ आपको हो जाएगा 22 चौक क्या हो जाएगा 88, और 88 में हम 20 का गुणा कर दें, 88 में अगर हम 20 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 2 8 16, 2 8 16 और एक क्या हो जाएगा 17, 1760 और प्लस में क्या हो जाएगा 22 और ये 8 का वर्ग क्या होगा 22 और गुणे में 8 का वर्ग क्या होगा 64 और बटे में नीचे क्या है आपके पास 7, नीचे क्या है आपके पास 7। अगर आगे इसी को सॉल्व करें हम लोग, आगे इसको सॉल्व करें, प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, तो ये हो गया आपको 1760 और प्लस में 22 का गुणा 64 में कर दें और जो आएगा उसमें 7 से भाग करेंगे, यही तो करना है हमको। 22 का गुणा अगर हम 64 में करें तो 22 गुणे में 64 अगर हम करें, 22 गुणे में 64 अगर हम करें तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, 6 दूनी 12, 12 8 क्या होगा 20, 20 के 0 हासिल क्या हो जाएगा 2 और 6 दूनी 12 और 2 14, क्या हो जाएगा 1408, आपको हो जाएगा 1408 और बटे में क्या हो गया आपको 7, ठीक। अब 7 से इसमें भाग करना है, ये हो जाएगा 1760 प्लस, ठीक है। अब 7 से अगर इसमें भाग कर देंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14, फिर 0 हो जाएगा, फिर 7 एक कम 7, 3 10, 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, ये हो जाएगा। दोनों को जोड़ दें, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1760 में 201 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1700 और 200 1900 हो जाएगा, और 1961 क्या हो जाएगा 1961.42, इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सेंटीमीटर आपको क्या मिल गया क्षेत्रफल, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्या मिल गया क्षेत्रफल। लेकिन इस क्षेत्रफल को निकालने के बाद दर भी निकालना है, मूल्य भी निकालना है। कह रहा है 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। खर्च क्या है, खर्च क्या है आपका, ठीक है, अर्थात कह रहे हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है 8 रुपये, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है 8 रुपया। अगर हम यहाँ 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8/100, क्या हो जाएगा 8/100, सीधी सी बात, ठीक। 8 बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 8/100, अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, अर्थात क्या होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना लग रहा है 8/100 रुपया लग रहा है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 पेन की कीमत 5 रुपये, तो 5 पेन की कीमत 25, कैसे आएगा मल्टीप्लाई कराने पर। सेम वही काम यहाँ भी करेंगे, तो खर्च बराबर आपको हो जाएगा, खर्च बराबर हो जाएगा 1961.42 और गुणे में 8/100, ठीक है। आगे सॉल्व करें तो 8 का गुणा करवा दें, 8 दूना 16, 8 चौक 32 और 1 33, 8 एक कम 8 3 11, 8 छक 48 और 1 49 और 8 9 72 और 4 76, 8 एक कम 8 7 15 और बटे में क्या है आपका 100। 100 से भाग करेंगे तो 0.2 अंक आगे आएगा, अर्थात आ जाएगा 156.9136 रुपये। 156 मतलब 91 पैसा मान लेते हैं, या फिर मतलब 157 के नियर अबाउट मान सकते हैं, 156 समथिंग, ठीक है। ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि दशमलव के बाद पॉइंट को मिलाने का कि मतलब आंसर इतना आ रहा है, आंसर इतना आ रहा है। देखो जब यहाँ क्या किया जाता है, देखो जो वहाँ कैलकुलेशन किया जाता है आपके आंसर में, वो कैलकुलेटर के हिसाब से किया जाता है, यहाँ कैलकुलेशन स्वयं किया जा रहा है, तो इसके कैलकुलेशन में और उसके कैलकुलेशन में डिफरेंस होता है। जैसे निकटम और निकटतम मान हम लोग कहीं इमरजेंसी पड़ता है तब लगाते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हर जगह लगा देते हैं, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। अर्थात आपका खर्च आ जाएगा 156.9136 रुपये क्या करने में, ये धातु को बनाने में, ये धातु को बनाने में क्या लग जाएगा, इतना खर्च लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पहला काम आयतन निकालेंगे, और आयतन निकालने के बाद क्या करेंगे, उस आयतन को
सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 लीटर की कीमत 20 रुपये है तो 20 से गुणा करवा देंगे तो आपको खर्च पता चल जाएगा कि दूध को भरने का खर्च। सेम उसी तरीके से धातु के चादर का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल के एवज में जो आपको खर्च दिया गया है उस खर्च को क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, जो आपको शर्तें दी गई उन शर्तों के अनुसार। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा 5वां प्रश्न क्या है। देखिए, जो हमारा 5वां प्रश्न है वो 5वां प्रश्न है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले, 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 सेंटीमीटर वाले, शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है। मतलब एक शंकु था आपके पास और इस शंकु को क्या किया गया है, इस शंकु को इसकी ऊंचाई के आधों हाथ से जाते हुए, मतलब इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है 20, पूरी ऊंचाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक, पूरी ऊंचाई इसकी कितनी है 20 सेंटीमीटर, और आधों हाथ से काटने का मतलब जैसे मान लो कि यहाँ से ऐसे काट लिया गया, यहाँ से ऐसे काटा गया, अर्थात ये आधी ऊंचाई क्या हो जाएगी 10 और ये आधी ऊंचाई क्या हो जाएगी 10। ठीक, बीचों बीच से होकर जाते हुए काट लिया गया है। ठीक, अब क्या किया गया है, ठीक है, ऊपर वाला भाग अलग, नीचे वाला भाग क्या हो गया, अलग हो गया। अर्थात जो ये छिन्नक बना, जो ये छिन्नक बना, इस छिन्नक की ऊंचाई कितनी मिल गई आपको, इस छिन्नक की ऊंचाई कितनी आपको मिल गई 10। ठीक है, छिन्नक की ऊंचाई क्या मिल गई 10 मिल गई। अब यहाँ एक चीज देखिए, जबकि जो यहाँ कोण, इसका जो शीर्ष कोण बना है कितना बना है 60 अंश, पूरा कितना है 60 अंश। अगर आधे की बात करेंगे तो कितना होगा 30 अंश, अगर आधे की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1.16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमको, तार की लंबाई। अर्थात इस ये जो शंकु बना हुआ है, ठीक है, आधार, यदि इस प्राप्त शंकु, ठीक है, ये जो छिन्नक प्राप्त हुआ है इसका आयतन, ठीक है, इस आयतन को मतलब इसको पिघला दिया जाता है और पिघला कर एक तार के रूप में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ठीक है, अब तार के रूप में अगर इसको बदला जाता है तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको इस छिन्नक का आयतन निकालना होगा। क्या करना होगा, इस छिन्नक का आयतन निकालना होगा। अब अगर हमको इस छिन्नक का आयतन निकालना है तो सबसे पहली चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि हम क्या करेंगे, पूरे शंकु के आयतन में से, पूरे शंकु के आयतन में से, पूरे शंकु के आयतन में से हम क्या करेंगे, ये वाला निकालेंगे। ठीक है, ये जो शंकु है इसका आयतन हम क्या करेंगे, निकालेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए, आपको त्रिज्या नहीं मालूम है, आपको त्रिज्या नहीं मालूम है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, त्रिज्या इसकी निकालनी है। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इसको। देखिए, हमारे फिगर के अनुसार क्या दिया गया है कि हमारा जो शीर्ष कोण दिया गया है वो 60 अंश दिया गया है। कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। एक चीज ध्यान से यहाँ देखिए, यहाँ 2 प्रकार के त्रिभुज बनने हैं। ठीक है, एक ये त्रिभुज बनना है, ये त्रिभुज बनना है जिसमें यहाँ 30 अंश है और ये कितना है 10 है, और एक बड़ा वाला त्रिभुज बनना है। एक क्या बनना है, बड़ा वाला त्रिभुज, बड़े वाला त्रिभुज जिसकी पूरी ऊंचाई कितनी है 20 है, और ये क्या है, यहाँ अगर देखा जाए तो ये आपकी त्रिज्या है, यहाँ इसको R1 और ये क्या हो जाएगा R2, ये आपका R1 है, ये आपका R2। कोण यहाँ भी कितना अंश है 30 अंश, आधा लिया जा रहा है। ठीक है, 30 अंश है। ठीक, अब यहाँ अगर एक चीज देखें, अपने को निकालना क्या है, अपने को त्रिज्या चाहिए ना, ऊंचाई आपको दी गई है, ऊंचाई आपको दी गई है, अपने को त्रिज्या चाहिए। अगर त्रिज्या निकालना होगा, R1 और R2 निकालना होगा। देखो, सबसे पहले यहाँ 30 अंश ये दिया, कोण यहाँ दिया है, जो कोण दिया होता है, जो कोण बना होता है, ठीक है, दिया हुआ कोण जो बना होता है उसमें वो देखो 2 भुजाओं से, कोई भी कोण 2 भुजाओं से बनता है, उसमें से एक भुजा कर्ण होती है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा ये तो कर्ण है, ये बदल नहीं सकती, और दूसरी भुजा क्या होती है, आधार। अर्थात ये क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, लंब। ठीक है, अर्थात आपको आधार दिया है, आपको क्या निकालना है, लंब। लंब और आधार में संबंध कौन दिखाता है, टैन। टैन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, अर्थात टैन थीटा कितना दिया है 30 अंश बराबर लंब बटे में आधार। लंब क्या है आपके पास R2 और बटे में आधार क्या है आपके पास, आधार आपके पास 10 है, आधार क्या है 10। ठीक है, ये हो जाएगा tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा R2 बटे में 10। तिरछा गुणा अगर हम करवा दें तो R2 का गुणा √3 में करेंगे तो √3 इंटू R2 हो जाएगा, और बराबर 10 का गुणा में करेंगे 10 हो जाएगा, अर्थात R2 बराबर ये हो जाएगा 10, और √3 उधर जाके क्या करेगा, भाग कर देगा। R2 बराबर क्या हो जाएगा 10 बटे में √3, 10 बटे में √3, ये हो गया। ठीक, दूसरी चीज़ सेम वही प्रक्रिया लगाएंगे, tan थीटा बराबर, ठीक है, और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब बटे में आधार।
लंब क्या आपके पास R1 और बटे में आधार आपके पास, आधार मतलब पूरी ऊंचाई क्या है आपके पास अब 20 है, ठीक है। सेम वही प्रक्रिया 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा R1 बटे में क्या हो गया 20। सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा 20 बटे में √3, 20 बटे में √3। ये R1 और R2 हो गया। आपको h दिया गया है, h कितना दिया गया है अर्थात छिन्नक की ऊंचाई आधा, पूरा नहीं लेंगे क्योंकि छिन्नक आधे पे बनना है ना, आधे से काट लिया गया है। h बराबर कितना है 10। अब यहाँ एक चीज देखिए कि जो छिन्नक का आयतन होगा उसी को पिघलाकर तार बनाया जाता है, अर्थात जो छिन्नक का आयतन होगा वो तार के आयतन के क्या हो जाएगा बराबर। ये जो सूचनाएं आपको दी, ये सूचनाएं क्या हैं, ये सूचनाएं आपको छिन्नक की हैं, ये सूचनाएं आपको किसकी हैं छिन्नक की, ठीक है। ये सूचनाएं आपको छिन्नक की थी। अगर आगे हम निकालें तार, एक बात बताइए आप लोग, तार किस आकार का होगा, बेलन के आकार का, सबको मालूम, ठीक। तार बेलन के आकार का होगा और तार के कह रहा है कि व्यास 1.16 सेंटीमीटर वाला एक तार के रूप में बदल दिया जाता है और इस तार की हमको लंबाई, तार को अगर खड़ा कर दिया जाए तो इसका मतलब बेलन खड़ा है, तार की लंबाई अर्थात बेलन की ऊंचाई हमको निकालनी है, ठीक है। अब तार के लिए यहाँ व्यास दिया है, व्यास कितना दिया गया है 1/16, 1/16। त्रिज्या क्या होता है r बराबर व्यास का आधा होता है, व्यास का क्या होता है आधा, व्यास 1/16 था, पूरा का आधा बटा 1 मान लें तो ये हो जाएगा 1/16 और गुणे में 2/1 है, ऊपर जाएगा 1/2 हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 1 बटे में क्या हो गया 32 सेंटीमीटर। आपको यहाँ तार की त्रिज्या क्या मिल गई, तार की त्रिज्या आपको 1/32 सेंटीमीटर मिल गई, ठीक। अब यहाँ क्या होगा, तार का आयतन प्रश्नानुसार तार का आयतन बराबर हो जाएगा छिन्नक के आयतन के, बराबर हो जाएगा छिन्नक का आयतन। अब यह एक चीज देखिए, तार का आयतन, तार बेलन के आकार का होगा, क्या होगा πr² h2 मान लेते हैं, इसके ऊंचाई को अलग मान लेते हैं, ठीक, बराबर, क्योंकि ये तो हम छिन्नक का मान चुके हैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए छिन्नक का आयतन क्या होगा, छिन्नक का आयतन होता है 1/3 πh और ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 × R2, ठीक, इतना होता है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ पाई इधर भी दोनों का गुणा कर रहे हैं, कट जाएंगे, ठीक। यहाँ हो गया R² H2, ये R क्या है बेलन की त्रिज्या है, अर्थात R², अर्थात R क्या है 1/32, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर गुणे में H2 बराबर 1/3 गुणे में H, मतलब छिन्नक की ऊंचाई कितनी है 10, छिन्नक की ऊंचाई कितनी है 10, और उसके बाद फिर हो जाएगा R1 का स्क्वायर, R1 क्या है आपके पास R1 अभी मिला है आपको यहाँ 20 बटे में √3, 20 बटे में √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। R2 मिला है आपको 10 बटे में √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R1 × R2, R1 है आपको 20 बटे में √3 और R2 क्या है 10 बटे में √3, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं इसी को सॉल्व करेंगे जो आएगा आपका आंसर, ठीक। यह एक चीज देखिए 1/32 का स्क्वायर है, 1/32 का क्या है स्क्वायर है, अर्थात ये हो जाएगा 1/32 गुणे में क्या हो जाएगा 32 और गुणे में H2 बराबर, उधर क्या होगा 10/3 गुणे में, देखो 20 का वर्ग करेंगे 400, √3 का वर्ग करेंगे 3, 20 का वर्ग करेंगे 400, 20 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 400, √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3, प्लस 100 का वर्ग 10 का वर्ग करेंगे 100, √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 20 दाम में 200 और बटे में 200 हो गया, और बटे में क्या हो जाएगा आपका, बटे में आपका हो जाएगा √3 का गुणा √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1/32 गुणे में 32 और गुणे में क्या हो गया H2 बराबर, ये है 10 बटे में 3 और गुणे में 4 5 2 7, ठीक है, ये हो गया 700 बटे में हर बराबर है 1 बार लिख लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ एक चीज़ देखिए 32 क्या कर रहा है,
ये आपस में तो गुणा कर रहा है, लेकिन 32 यहाँ जो H2 लिखा हुआ है इसमें भाग कर रहा है, बटे में है अर्थात भाग कर रहा है, ये भाग कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा कर देगा, अर्थात H2 बराबर हो जाएगा आपका 10 गुणे में 700। 10 में अगर हम 700 का गुणा कर दें, 10 में अगर 700 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7000, और गुणे में 32 गुणे में क्या हो जाएगा 32, और बटे में 3 तियाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, अब आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो H2 बराबर आपको मिल जाएगा 7000 में 32 गुणे 32 करते हैं, 32 गुणे 32 करेंगे तो 32 का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 दूना 12 और 3 तिया 9 1 10, 1024। इसमें 7 का गुणा कर दें तो हो जाएगा 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, 2 16 और 7 एकम 7, 71 68। ठीक है, ये हो जाएगा 71 68 000 बटे में 9। ठीक, अब 9 से भाग कर देंगे, 9 से भाग कर देंगे, जो माप आएगा आपको सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक, भाग करें तो ये हो जाएगा 9 सते 63, 9 सते में क्या हो जाएगा 63, और 63 और 8 71 86 हो गया, 9 9 81, 5 86 58 हो गया, 9 छक 54, 9 छक 54 और 4 58 40 हो गया, और ये हो जाएगा 9 चौक 36, 4 40, फिर 40 हो गया, 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36 10 4 4 69 64 4 4 4, ऐसे ही आगे क्या रहेगा आता रहेगा। इतना सेंटीमीटर आ गया, इतना क्या आ गया सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसी को आगे मीटर में बदल सकते हो, आप चाहो तो इसी को आगे मीटर में, क्या आया है आपका यहाँ आया है मीटर में बदल दें 71 68 000 बटे में क्या आया है 9, और जब इसमें 9 से भाग किया गया, इसमें जब 9 से भाग किया गया तो यह आ गया 79 6 4 4 4.4। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आ गया, इतना क्या आ गया सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग करोगे 0.2 अंक और आगे आ जाएगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 79 64.44 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। आपका ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर, दोनों आंसर सही है। ठीक है, यहाँ आप छोड़ देते हो तो भी सही है, वहाँ आप छोड़ देते हो तो भी सही है। ठीक है, बुक में आपके क्या दिया है ये मायने रखता है। यहाँ सीधा सा एक काम करना है, आपको थीटा दिया गया था अर्थात त्रिज्या निकाल लेनी है। ठीक है, ये त्रिज्या आपकी R1 थी और ये त्रिज्या क्या थी R2। ठीक, लंब और आधार लगा के ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला। ठीक, तो यहाँ इस प्रश्न से इस तरीके से आप इस सॉल्व कर सकते हो। इस क्लास में पूरा एक चैप्टर हम लोग फिनिश किए हैं, और हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न थे या फिर क्षेत्रमिति वाला जो चैप्टर था ये हमारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग आ गए हैं अपने उसमें क्या नाम है सांख्यिकी पढ़ेंगे, हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, जिसमें समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक क्या होता है, माध्य निकालने की विधियों में जैसे पग विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि, ठीक है, या फिर सामान्य विधि, प्रत्यक्ष विधि भी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए आप जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, वो सीधा सीधा आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। ठीक है, जो कुछ भी आप करेंगे, ठीक है, अगर अच्छा करेंगे तो भी आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा, अगर बुरा करेंगे तो भी। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो उसको लेकर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कुछ भी संभव है। आप अपने दुखों को लेकर दुखी हो, दूसरे के दुखों को जिस दिन देखना सीख जाओगे उस दिन आप अपना दुख भूल जाओगे। ठीक है, सुना नहीं है कि दुनिया में कितना गम है, ठीक है, मेरा गम कितना कम है। ठीक है, तो मतलब लोगों के गम जब मैंने देखा तो अपना गम भूल गया। ठीक है, गाना भी इस पर बना हुआ है, अर्थात दुनिया का गम जब आप देखोगे, आपका एक हाथ टूटा है, किसी के देख लिए पैरवे कट गया है, तो मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसके एवज में मैं एक लाइन आपको कहना चाहूँगा, सौभाग्य तेरा सो सकता था तू जीवन भर रो सकता था, सौभाग्य तेरा सो सकता था तू जीवन भर रो सकता था, जो जख्म मिले सहले हंसकर, इससे भी बुरा हो सकता था, इससे भी बुरा हो सकता था। ठीक है, इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।